आपकी फिजिक्स के किताब के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एक ये भी कह दूं कि वही टॉपिक हम करा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। तो सभी सीरीज स्टार्ट करते हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज नहीं बल्कि चैप्टर वाइज वन शॉट तो हम कराते रहेंगे, बट बीच बीच में हम आपको ऐसे ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बार बार जो पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम एक एक वीडियो में कराएं पूरी आपकी फिजिक्स की किताब से। हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने लिख दिया है कि टॉप 25 पूरी आपकी फिजिक्स के किताब के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। मैं ये भी बता दूं कि 2027 में पेपर में यहीं से आएगा जी। तो जितने भी क्लास 12 की स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि क्लास 12 में अपना कम से कम 85% से अपना 95% स्कोर करना, वो भूल कर भी ऐसी इस वीडियो को मिस नहीं करना है। मैं ये भी कह दूं कि वही टॉपिक हम करा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। तो सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए बढ़िएगा। ठीक है, चलिए जी। तो हमने सोचा कि आपको वन शॉट तो हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो तो चलता रहेगा, बट बहुत सारी स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर PYQ करा दीजिए, सर PYQ करा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, कोई कह रहे थे सर मॉडल पेपर वाले जो क्वेश्चन है उसको मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन करा दीजिए। तो हमने सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज नहीं बल्कि चैप्टर वाइज वन शॉट तो हम कराते रहेंगे, बट बीच बीच में हम आपको ऐसे ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बार बार जो पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम एक एक वीडियो में कराएं पूरी आपकी फिजिक्स की किताब से। तो चलिए आज हम लेकर हाजिर हैं ऐसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक करके समझेंगे जी। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। अब ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ाई करते हैं उनको याद है, तो अच्छी बात यह है कि वो इस वीडियो देख रहे हैं, आज वो पूरी वीडियो देखेंगे तो उनको ये रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप कहेंगे जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो परिभाषा हमने बताया हुआ है। एक परिभाषा क्या है कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको समझा दे रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, तो वो होता है E=F/Q। ये होता है जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, जहां E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है और Q क्या है आवेश है। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो आवेश है Q, अगर इसका मान हम 1 ले लेते हैं, इसका मान 1 ले लेते हैं, एक को हम एकांक कह सकते हैं ना, तो एक को हम एकांक कह सकते हैं हिंदी में। तो यदि आवेश के मान को हम 1 ले लेते हैं तो अगर नीचे आवेश Q की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का नीचे बटे में कोई मतलब नहीं होता है, तो उस समय पे जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो F मतलब जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो हम ये परिभाषा यहां से नहीं कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? आप क्या कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने यहां का पहला डेफिनेशन कहा कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा डेफिनेशन, ये भी आप बोल सकते हैं या ये भी आप बोल सकते हैं। अब ये क्या है एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। क्या लिखा गया है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है। अब ये कैसे आया इसको भी हम समझा देते हैं। समझेंगे कैसे? तो एक फिगर से आप इसको समझेंगे। सपोज डेट ये हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया।
सपोज डेट हमने एक विद्युत क्षेत्र ये ले लिया है और ये विद्युत क्षेत्र कैसे आया, तो ये एक आवेश हमने ले लिया है। अब आवेश कोई भी होगा तो इसके चारों ओर इसका एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल उत्पन्न होगा। ये वही विद्युत क्षेत्र, इस आवेश का ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इसका एक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में कोई भी आवेश अगर आएगा ना तो ये आवेश उस पर बल लगाएगा। इसका एक क्षेत्र है, एक एरिया है। अब कोई बाहरी कोई भी आएगा तो ये उसको कहेगा ना कि नहीं आइए, या कहेगा कि आइए है तो आराम से अच्छे से आइए। तो ऐसे ही ये एक आवेश है, इसका एक विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आवेश है। इस 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 आवेश का ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक एकांक धन आवेश आता है। इसमें क्या आएगा, एक एकांक धन आवेश आता है। एकांक धन आवेश का मतलब क्या है कि ऐसा आवेश जिसका मान प्लस में 1 हो, तो इसीलिए एकांक धन आवेश, इसको हम क्या कहेंगे, एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश। तो जब कोई विद्युत क्षेत्र में जब कोई एकांक धन आवेश आएगा तो ये वाला जो आवेश है ना, ये जो आवेश है इस पर एक बल लगाएगा। ये जो आवेश है इस आवेश पर एक बल लगाएगा। अब वो बल आकर्षण वाला भी हो सकता है, प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है। कैसे कि देखिए, अगर ये तो एकांक धन आवेश है, अगर ये हमारा आवेश ऋणात्मक हुआ तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस को आकर्षित करता है, तो यहाँ पे आकर्षण बल लग जाएगा। अगर ये वाला आवेश अगर धनात्मक हुआ तो ये भी धन है, ये भी धनात्मक होगा, तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तो कोई भी बल हो बट क्या होगा, इस पर ये वाला आवेश इस आवेश पर एक बल लगाएगा ना, तो वही जो बल लगा रहा है उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आया ना, एक बार और सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही बात लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। इसका फॉर्मूला एक याद रखेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीजें आपको याद रखना है क्योंकि ये मेन है जी। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक नहीं ऐसा नहीं, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। पहला एक मात्रक याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दूसरा एक और मात्रक याद रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर एक और इसका मात्रक याद रखेंगे। दूसरी बात, ये कौन सी राशि होती है, तो राशि याद रखेंगे सदिश राशि होता है, सदिश राशि, सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। और इसका बीमा क्या होता है, तो बीमीय सूत्र भी आप याद रखेंगे कि MLT-3 A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है, MLT-T-3 A-1। आशा करता हूं कि पहला टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखिए, आपने पहला टॉपिक सब्र के साथ, पेशेंस के साथ अपने इस वीडियो को देखा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको हम 2 काम पर डे हम कहते हैं, ये अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर से याद दिला देता हूं कि जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं वो अपना प्रेजेंट अपना नहीं बनाए हैं, तो वो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अभी जाकर वो अपना प्रेजेंट बना ले। जैसे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट। अगर आपका नाम है जितेंद्र तो आप लिख दीजिएगा जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र।
ऐसे ही आपका जो भी नाम हो तो ये आप ऐसे ही कमेंट में लिखिएगा। प्रेजेंट मान लेते हैं आपका नाम है प्रेजेंट, मान लेते हैं आपका नाम है अभिजीत तो प्रेजेंट अभिजीत, मान लेते हैं आपका नाम है किशन तो प्रेजेंट किशन। इस तरीके से आप लिखेंगे, लड़कियां भी अपना नाम लिख देंगी। ठीक है, इतना आप कर देंगे पहला काम। दूसरा आपको काम हम बता ही दिए हैं कि जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो तो अभी तक वो सब्सक्राइब तो किए नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि क्लास ट्वेल्थ का हम आपका प्रिपरेशन एक बेहतर तरीके से इस चैनल पे करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे, आपका भी एक अच्छा तैयारी हो पाएगा। ठीक है, तो हम आपको स्मार्ट स्टडी करा रहे हैं, हम आपको सभी पीवाईक्यू करा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं, तो भूल कर भी मिस नहीं करना है एक एक वीडियो को। अब पर डे शाम को 7:30 बजे आपको जुड़ जाना है, अब वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए ये दो काम आप कर दिए होंगे, तो दूसरे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं उसकी मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स, अब ये भी बहुत सारे स्टूडेंटों को हमने पढ़ा दिया है तो याद होगा, नहीं याद है तो हम आपको कराएंगे जी। चलिए, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने लिखा हुआ है कि किसी आवेश के लंबवत आने और जाने वाले समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमने कैसे क्या बोला ये थोड़ा सा समझिएगा, एक मिनट, आप यहाँ पे आ जाइए, वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, छोटे मेरी भांजी है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी आवेश के लंबवत आने और जाने वाले समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, चलिए, चलिए, तो हम ये आपसे कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इस परिभाषा को कैसे आप याद करेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। तो हमने क्या बताया, किसी आवेश के लंबवत, मान लेते हैं ये कोई आवेशित पिंड है। ठीक है, ये कोई पिंड है, इस पर आवेश है Q। तो कोई भी आवेश है, तो कोई भी आवेश अगर होगा तो हम इतनी बात जानते हैं, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी, बाहर निकलेंगी भी, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसकी ओर भी आएंगी। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से इसकी ओर आएंगी, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से इससे निकलेंगे भी। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से इससे बाहर भी निकलेंगी, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से इसकी ओर भी आएंगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये विद्युत बल रेखाएं देखिए यहां से ये निकल रही हैं, निकलने का चिन्ह देख रहे हैं ना, ये निकलने वाला है, ये प्रवेश करने वाला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आवेशित पिंड है, ये हमारा क्या है, आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड, ये हमारा आवेशित पिंड है। ये हमारा क्या है, ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि किसी भी आवेश के, ये कोई आवेश है या आवेशित पिंड भी हम कह सकते हैं, तो किसी आवेश कहें या आवेशित पिंड कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत जो जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, जो जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत, लंबवत आने वाली, देखिए ये आ रही है, ये आने वाली है, आइए देखिए विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो केवल जो जो पृष्ठ पर लंबवत है उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो परिभाषा हम क्या कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत, लंबवत आने वाली और जाने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात आप समझे, एक बार और सुन लीजिए, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली सभी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
यही बात हमने लिखा है कि किसी आवेश कहें या आवेशित पिंड, तो किसी आवेश के लंबवत आने और जाने वाले समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां पे ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीएस अल्पांश पृष्ठ और cos थीटा है। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए एक बड़ा सा ये बोर्ड, एक पृष्ठ हम मान लेते हैं। इस पृष्ठ का एक छोटा सा हम हिस्सा ये ले लेते हैं, ये ठीक है। ये छोटा सा पृष्ठ को हम डीएस कहेंगे। अब मान लेते हैं इस पर लंब जो है वो हमारा एल है। अब मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो इस ओर है, और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण थीटा है। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, ई क्या है, तो यही तीव्रता है। यहाँ पे डीएस क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है जो है डीएस, और यहाँ पे थीटा क्या है, तो लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है। आशा करता हूं कि आपको ये सभी चीजें, बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद कर लेना है। सबसे पहला इसका मात्रक मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये दो अंतर थोड़ा बहुत है, तो ये सब आप याद रखेंगे। राशि कौन सी होती है, तो अदिश राशि होती है। बीमा, तो बीमा क्या होता है, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस ए माइनस वन। तो ये इसका बीमीय सूत्र है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे हम बढ़ेंगे जी, आगे हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं। जैसे कि मैं ये क्लासेस ले रहा हूं, अब शाम होने वाला है, और मैंने भूलकर एक वीडियो अपलोड क्लास 11th वाला नहीं किया था। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो तो चलता रहेगा, अपलोड कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, उनका क्लास 11th की भी स्टडी होता रहे, ठीक है। साथ ही क्लास 11th का भी स्टडी होता रहे, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, चलिए। तो ये अपलोड हो रहा है, हमारा काम हो गया, वो अपलोड हो जाएगा, तब तक हम आपको स्टडी कराते हैं। अगला आता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अब द्विध्रुव क्या होता है, थोड़ा सा मैं परिभाषा यहाँ पे लिखकर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब परिभाषा नहीं समझ में आया तो हम आपको समझा देते हैं। क्या यहाँ पे हमने बताया, वैद्युत द्विध्रुव हमने नाम यहाँ पे रखा। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले समझिए। ये मान लेते हैं ये दो हमारे पास आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं। एक पर मान लेते हैं यहाँ पे धनात्मक आवेश है, एक पर ऋणात्मक आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, वो 2L है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो यदि दो आवेश हो, परिमाण में तो समान है परंतु विपरीत आवेश हो, एक प्लस एक माइनस हो, इनके बीच की दूरी अगर अल्प हो, 2L हो, मतलब बहुत ही कम हो, तो इस ये जो बना निकाय है ना, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की बात अगर कहीं आता है तो आप समझिएगा, दो आवेश हैं और दोनों परिमाण में वजन में तो समान है परंतु विपरीत आवेश हैं, एक प्लस है तो एक माइनस है, इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए बात हम समझा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, यही वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई भी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये बात एक बताया गया।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई भी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो ये हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QL हो जाएगा। गुणा में है तो इधर उधर लिख सकते हैं, तो 2 को आगे कर दिए तो 2QL हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, अगला इसका मात्रक आप याद रखेंगे। मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो इसे इसका मात्रक याद रखेंगे, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला इसका आता है कि ये कौन सी राशि होती है? तो ये हमारी अदिश राशि होता है। अदिश राशि। अगला आपके याद रखेंगे इसकी बीमा क्या होती है? तो बीमा भी आप याद रखेंगे ML2T-3A-1, ये इसका बीमीय सूत्र भी होता है। तो ये आप बीमीय सूत्र भी आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, ये बीमीय सूत्र भी आपको याद कर लेना है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन आता है वो है स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय लिखिए। अब स्थिर वैद्युत के गॉस का प्रमेय क्या है ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूं अभी कि ये जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सभी जो हम ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये आपके हम चैप्टर 1 से और 1 से 7 तक के आपके टोटल 14 चैप्टर है ना। तो अभी हम जो 25 ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये चैप्टर 1 से 7 तक का हम करा रहे हैं। 1 से 7 तक के जितने आपके शॉर्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उसको हम करा रहे हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि पहले हम चैप्टर 1 से 7 तक के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें। फिर एक और हम क्वेश्चन आंसर का एक और हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम चैप्टर हम जो 8 से लेकर 14 तक के हम करा देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला जो अभी हम जो करा रहे हैं ये आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें लॉन्ग भी थोड़े बहुत आ जाएंगे बट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो हम कराएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जब ये दोनों आपका सेशन समाप्त हो जाएगा फिर हम एक चैप्टर 1 to 7 लेकर आएंगे जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को कराएंगे। फिर चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में फिर चैप्टर 8 से 14 तक करा देंगे। फिर और एक वीडियो आएगा जो वेरी लॉन्ग का होगा, वेरी लॉन्ग का। अब फिर वेरी लॉन्ग के लिए भी चैप्टर 1 से 7 तक के जो होंगे वेरी लॉन्ग कराएंगे। फिर चैप्टर 8 से 14 तक के जो लॉन्ग होंगे वेरी लॉन्ग ये हम कराएंगे। तो इस तरीके से हम ये भी सेशन को चलाते रहेंगे और वन शॉट जो चैप्टर वाइज आ रहा है वो तो आता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम जो करा रहे हैं चैप्टर 1 से 7 तक करा रहे हैं, तो परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं। जितना हम करा रहे हैं ना, आप चुपचाप बस पढ़ाई करते रहे दोस्त। सब PYQ सब हम आपको इसी में कराते रहेंगे, आप टेंशन ना लें। अगर आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गॉस का प्रमेय क्या है जी? तो हमेशा से ही हमने बताया है कि गॉस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यहाँ पे हमसे यही बात बताया गया ना कि एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं S है, और इसका ये जो हमारा क्या है, इसका हमारा ये मान लेते हैं केंद्र है। अब इससे बहुत सारी ये जो बंद पृष्ठ है इस पर मान लेते हैं कि इस पर आवेश है Q। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आवेश है तो इससे बहुत सारी विद्युत फ्लक्स निकलेंगी, इससे बहुत सारी विद्युत फ्लक्स निकल रही होंगी। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले का मतलब क्या होता है कि इस बंद पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत फ्लक्स आएंगे भी और जाएंगे भी। तो आने और जाने से अच्छा, कहने से अच्छा है कि गुजरने वाला कह दें। गुजरने का मतलब आने वाली भी होंगी और जाने वाली भी होंगी। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही बात कहा गया। देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप कहेंगे गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही बात लिखा गया है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फाई ई हो जाएगा। अब फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये हमारा ε0 हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा फाई ई इक्वल टू क्यू बाई ε0 हम लिखते हैं। तो आप परिभाषा, अगर नियम आ जाता है तो नियम तो आप लिखे ही रहेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतना आप जरूर लिख लेंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अभी हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही करा रहे हैं, तो आप शॉर्ट टाइप तैयार करें दोस्त। अभी लॉन्ग भी कराएंगे, वो भी आप तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वैद्युत विभव। अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो वैद्युत विभव है। तो वैद्युत विभव क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या है जी? तो हमने लिखा है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब क्या है? सीधी बात है दोस्त कि मान लेते हैं ये एक हमारा विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यहां पर है एकांक धन आवेश Q इक्वल टू +1। ये हमारा क्या है? एकांक धन आवेश है। ये एकांक धन आवेश कहां पर है? तो ये अनंत पर है, अनंत पर है। तो हम ये कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। बात आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। यही बात हमने लिखा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव का यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V इक्वल टू W/Q होता है। ये आप याद रखेंगे, जहां W कार्य है, Q आवेश है। अभी क्या है? वैद्युत विभव है। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम। कौन सी राशि होती है? तो राशि आप याद रखेंगे अदिश राशि होती है, अदिश राशि। तो ये आप याद रखेंगे अदिश राशि होती है। और इसका आप याद रखेंगे बीमीय सूत्र क्या होता है। तो कोई अगर आपसे बीमीय सूत्र आपसे पूछ दे तो आप ये बता दीजिएगा कि mL2T-3 A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। चलिए, अच्छा है, अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने छोटा सा मिस्टेक किया था, यही हम सोच रहे थे। यहाँ पे एक मिस्टेक हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमने मात्रक बीमा लिखा है वैद्युत इथुरु आघूर्ण का, ये हम थोड़ा सा गलत आपको बता दिए थे। ये आप लिख लीजिएगा, जो होता है M0
L1 T1 और A1 ये आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम गलती आपको बता दिए थे, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे ये आपने समझ ही लिया ये विद्युत विभव के बारे में। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए 30 मिनट आपके आधे घंटे अब होने वाले हैं और 45 मिनट की ये क्लासेस में हमें जितना करा देना है वो हो जाएगा। चलिए तो अगला हमारा आता है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नहीं समझ में आया परिभाषा? हम समझा देते हैं जी। धारिता का एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी, ये फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो यहाँ पे मैं आपसे कह दूं भी क्या है? विभव है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि विभव जो है, विभव जो भी है उसके अगर मान को हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई, एक मतलब इकाई हम कह सकते हैं या एकांक कह सकते हैं। तो एक को इकाई कह दें या एकांक कह दें। तो अगर भी का मान अगर हम एक ले लेते हैं तो नीचे भी के जगह पर अगर एक लिखते हैं तो एक का बटे में कोई मतलब होता है? नहीं होता है। तो उस समय पे जो धारिता सी होगा वो क्यू आवेश के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। उस समय पर आवेश के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी कोई भी चालक है, ठीक है, ये कोई चालक तार है, तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है, ये सी क्या है? धारिता। तो किसी चालक की जो धारिता होती है वो आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है। ध्यान से समझेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इकाई मतलब इकाई वोल्ट, देखिए विभव का मात्रक वोल्ट होता है ना, तो इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बात आप समझे हमने क्या बताया? एक बार और सुन लीजिए। कोई भी चालक है तो किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यही बात हमने लिखा है कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इतना लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं ये एक चालक तार है। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा हम समझा देते हैं। परिभाषा तो याद हो गया होगा ना। किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको परिभाषा तो याद हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे, मतलब क्या हो। मान लेते हैं ये चालक है, तो कोई भी चालक की मान लेते हैं इसका विभव है 15 वोल्ट, ठीक है। तो 15 वोल्ट से अगर हमें मान लेते हैं 16 वोल्ट करना है, 15 वोल्ट से 16 वोल्ट करने के लिए हमें जितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होगी ना, वही आवेश की मात्रा धारिता कहलाएगा। कोई भी देखिए 15 से 16 मतलब क्या कर रहे हैं? 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं। कोई भी चालक का जो विभव है उसकी 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो ये परिभाषा आप आराम से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको परिभाषा याद करना है और लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज्ञान दे दूं। और वो ज्ञान क्या है दोस्त? ये ज्ञान जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट। तो वोल्ट कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। राशि याद रखेंगे, तो राशि आप याद रखेंगे अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि। अगला आप हमें याद रखेंगे बीमा। तो बीमा क्या हो जाएगा? तो बीमा हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2। तो ये आपको भीमीय सूत्र भी याद रखना है। M-1 L-2 T4 A-2, ये आपको भीमीय सूत्र भी याद रखना है। चलिए विद्युत धारिता आप समझ लिए। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं।
अगला हमारा आता है क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। विशिष्ट चालकता, तो यहाँ पे परिभाषा क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ये होता है फॉर्मूला। और जहां पे ये रो क्या है, तो रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका परिभाषा हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ रहे हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसका होगा, तो कोई चालक होगा, इसी के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ होगा उसी को तो विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे ना। तो किसी, वही कह रहे हैं ये चालक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान लेते हैं रो है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आशा करता हूं परिभाषा आप बोल देंगे। तो ये आपको इतनी विशिष्ट चालकता का, ये आपको विशिष्ट चालकता का आपको इतना याद रखना है। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको लिख लेना है। पहला आता है मात्रक। मात्रक आप याद रखेंगे ओम -1 मीटर -1। अगला आता है हमारा राशि। राशि आपको याद रखना है अदिश राशि। अगला आपको याद रखना है बीमा। बीमा आपको याद रखना है M-1 L-3 T3 A2, ये आपको याद रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो हमने क्या लिखा है कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई सेल है जी, ये कोई हमारे पास ये सेल है, ये इस सेल में ये हमारे पास सेल है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो जो उत्पन्न जो अवरोध होगा ना, उसी के सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से हम दर्शाते हैं। मान लेते हैं ये विद्युत धारा, इस सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें रुकावट जो उत्पन्न करेगा वही सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का क्या है, परिभाषा है। सीधी बात है, छोटा सा परिभाषा है, याद कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें हमसे एक और चीज पूछा जाता है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, ये समझ के अब इसमें पूछा गया एक और क्वेश्चन जाता है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर हम सेल सच में वास्तव में बनाए तो एक बर्तन हम लेते हैं, कैसे सेल बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। सेल कैसे बनता है, तो एक बर्तन हमने ले लिया, इस बर्तन में 2 धातु के प्लेट को लिया जाता है। एक ये धातु का प्लेट हो गया, एक ये हमारा धातु का प्लेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें विद्युत धारा, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, इसमें विद्युत अपघट्य घोल देते हैं NaCl को, और उसके बाद इसको हम क्या देते हैं, हम इसमें धारा क्या हम करते हैं, जैसे ही विद्युत अपघट्य घोल देते हैं, ठीक है, और तब जाकर इसमें क्या होता है, ये सेल विद्युत धारा उत्पन्न करने लगता है। वो सब प्रक्रिया पर हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात हम बता दें आपको, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा, तो पहला आता है कि घोल का तापमान बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। मतलब घोल का, अगर ये जो घोल हमने इसमें घोला हुआ है जो विद्युत अपघट्य का, इसका आंतरिक इसका ताप अगर हम बढ़ाएंगे ना, तो जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बातें हैं जी। दूसरा आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। इलेक्ट्रोड, ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, धातु के दो प्लेट हैं, ये इलेक्ट्रोड है।
दोस्त वीडियो कट गया था बीच से, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको यही समझा रहा था। देखिए, दो बातें तो हमने बता दिया। सबसे पहली बात कि ये जो हमारा बर्तन है उसमें अगर घोल का ताप बढ़ाएंगे तो घोल का जो ताप होता है वो मतलब सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप जितना हम बढ़ाएंगे ना वो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। दूसरी बात हम ये कहा कि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। मतलब अगर ये जो इलेक्ट्रोड हमारा है इसकी अगर मोटाई, क्षेत्रफल मतलब मोटाई, तो इसकी अगर मोटाई को हम बढ़ाएंगे ना तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना हम मोटाई बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब इलेक्ट्रोड ये है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं डी है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दूरी जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है दूरी के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे यही हमसे कहा गया ना कि अगर दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो ये बातें कही गई। देखिए दोस्त, ये हमारा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। ये इस मतलब चैप्टर 1 से मैंने आपको बता ही दिया है, चैप्टर 1 से 7 तक का इंपॉर्टेंट हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कराने का सोचे हैं, जिसको अभी तक हमने 9 करा दिया है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इसलिए हम इतना रहने देते हैं क्योंकि इस वीडियो को अपलोड भी करना है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, जल्द से जल्द में इसको एडिट करके अपलोड करना है हमें, तो इसके लिए मैं रहने देता हूं। अगर इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 अभी हम कल ला दें तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्द ही ला देंगे। देखिए आगे आगे के जो क्वेश्चन है वो सेलों के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर है। इस प्रकार ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। 25 क्वेश्चन है, अभी तो हमने 9 कराए हैं, अभी लगभग 15-16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से 7 तक का। आप केवल हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि फिजिक्स, आप क्या लिखेंगे 25 ऐसे लिख दीजिएगा, टॉप 25 VBI टॉपिक पार्ट 2 वीडियो लाइए। इतना आप कमेंट हमें कर देंगे ना, अगर हमें कम से कम अगर 50 स्टूडेंटों ने भी कमेंट कर दिया, 50-51 स्टूडेंटों ने भी, तो मैं बिल्कुल वीडियो ला दूंगा। चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।